हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो आई टेक एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे पिछले पार्ट इस सीरीज़ के पिछले पार्ट में भी बताया था कि ये हमने आपके लिए एनसीईआरटी साइंस की कंप्लीट सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों को चैप्टर वाइज समझाएंगे और एमसीक्यू के अकॉर्डिंग ही समझाते हुए चलेंगे। जिसमें हमने पहला चैप्टर लिया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका हमने फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड कर रखा है, जिसने ना देखा हो पहले वो फर्स्ट पार्ट को देख ले, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पार्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये सेकंड पार्ट है, स्टार्ट करते हैं अपने आगे आगे के एमसीक्यू से। और फर्स्ट पार्ट में हमने लगभग 24 एमसीक्यू देखे थे, जो कि पूरे के पूरे बकल कैविटी पर थे। जो कि तो दोस्तों 24 क्वेश्चन तक तो हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया था। अब 25 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुख गुहा एक छोटी डैश में खुलती है, जो वायु एवं भोजन दोनों का एक ही पथ है। तो जो मुख गुहा होती है यानी बकल कैविटी जो होती है, देखिए डायग्राम में देखिए, ये बकल कैविटी होती है और ये होती है नसल्स कैविटी। ठीक है, ये दोनों एक ही आगे चलकर एक ही नली में खुलती हैं, जो श्वास और भोजन दोनों का एक ही रास्ता होता है। ठीक है, तो ये होता है, इसे बोलते हैं फेरिंग्स यानी ग्रसनी, ये वाली जो नली होती है। ठीक है, इसके ठीक नीचे होता है यहाँ पर लैरिंग्स, कंठ बोलते हैं जिसे। ठीक है, इसके ठीक नीचे होता है फिर ट्रैकिया, सामने आगे ट्रैकिया होता है, पीछे होता है इसोफेगस। ठीक है, और इस ट्रैकिया पर भी इसका जो ओपनिंग पॉइंट होता है, इस पर एक ढक्कन होता है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है? ये खाने को, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक है, और ये जो एपिग्लोटिस होता है ये बना होता है इनवॉलेंट्री मसल्स का। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स वे मसल्स होती है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ह्यूमन का कंट्रोल जिस पर नहीं होता, वो खुद ही हमारे माइंड के सिग्नल से एक्टिव होते हैं या काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन को निगलते समय श्वास नली में जाने से रोकती है। भोजन को निगलते समय श्वास नली में जाने से रोकती है, कौन रोकती है? अभी बताया था, एपिग्लोटिस। ठीक है, ये होता है एपिग्लोटिस। मान लीजिए ये है आपका ट्रैकिया यानी विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, और इसके ठीक पीछे होता है इसोफेगस। तो जो इसका ओपनिंग पॉइंट होता है ट्रैकिया का या विंड पाइप का, जो ओपनिंग पॉइंट होता है उसे बोलते हैं ग्लोटिस, और जो इसोफेगस का ओपनिंग पॉइंट होता है इसे बोलते हैं गैलेट। ठीक है, और जो इसके ऊपर ढक्कन बना होता है ट्रैकिया के ऊपर या विंड पाइप के ऊपर, इसे बोलते हैं एपिग्लोटिस। ठीक है, जो खाने को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई लगभग कितनी होती है? ग्रास नली की लंबाई देखिए, पूरे अगर पूरी एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो 9 मीटर की होती है लगभग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 9 मीटर की होती है। ठीक है, उसमें 6 मीटर तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, लगभग 1.5 मीटर की बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है। इसी में अगर अब बात करें हम ग्रसनी यानी इसोफेगस की, अगर हम बात करें तो इसोफेगस की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो चलिए, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार नाल में के किस भाग में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती? आहार नाल के देखिए, शुरू में ही बताया था हमने फर्स्ट पार्ट में भी, एलिमेंट्री कैनाल के 5 पार्ट होते हैं, बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इस सभी में जो डाइजेशन फंक्शन होता है ये सब में नहीं होता। ठीक है, इसमें होता है बकल कैविटी में होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है मुख गुहा में। ठीक है, इसोफेगस में कोई पाचन की क्रिया नहीं होती। ठीक है, हालांकि ये पांचों ही पाचन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी हैं। ठीक है, लेकिन पाचन की जो प्रोसेस होती है वो बकल कैविटी में होती है, स्टमक में होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, नहीं होती तो किस में नहीं होती? इसोफेगस में नहीं होती और लार्ज इंटेस्टाइन्स में नहीं होती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? पाचन की क्रिया नहीं होती, किस में नहीं होती? देखो, बकल कैविटी में होती है, इसोफेगस में नहीं होती, बी आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलस का ग्रास नली में पहुंचते ही इसकी दीवारों में शिथिलन या फैलाव शुरू हो जाता है, इसे कहते हैं। देखिए, अब पहले आप ये इसोफेगस देखिए, इसोफेगस में जैसे ही हमने कोई भोजन खाया, वो ऐसे नहीं कि डायरेक्ट वो आकर स्टमक में गिर जाएगा या पेट में गिर जाएगा, वो धीरे धीरे से नीचे उतरता है। ठीक है, वो ऐसे उतरता है जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा आपको। मान लीजिए यहाँ पर ये भोजन का कोई भी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा, ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन होगा, धीरे से जैसे ये कुछ आगे सरकेगा, फिर जहाँ पर पहले रिलैक्सेशन था वहाँ पर अब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ऐसे ही ये वेव फॉर्म में उतरता है। तो इस वेव फॉर्म को बोला जाता है पेरिस्टेल्सिस। ठीक है, इस जो वेव फॉर्म से ये बनती है इसे बोलते हैं पेरिस्टेल्सिस। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी।
अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। अमाशय यानी जो स्टमक होता है बाईं ओर स्थित होता है, ठीक है। ये राइट पार्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये राइट पार्ट होता है इधर का और ये होता है लेफ्ट पार्ट, ठीक है। बाईं ओर स्थित होता है। यह अंग्रेजी के किस अक्षर के जैसा दिखाई पड़ता है? तो देखिए किस अक्षर के जैसा ये है ना, ये यही तो है पेट, स्टमक जिसे पेट बोलते हैं, ठीक है। कैसा दिखाई पड़ता है? ये सब है ना लगभग जे जैसा, ठीक है, जे जैसा बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक अमाशय का भाग छोटी आंत के सबसे नज़दीक होता है? देखिए स्टमक जो होता है वे भी कई पार्ट में होता है पूरा, ठीक है। जैसे अगर कार्डियक की बात करें, कार्डियक स्टमक का वो पार्ट होता है जो इसोफेगस के बिल्कुल नज़दीक होता है। जैसे डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, कार्डियक लिखा है ना, ये बिल्कुल इसोफेगस के नज़दीक होता है, ठीक है। फिर फंडस होता है, फिर बॉडी होती है, फिर एट्रियम होता है, फिर होता है पायरोलिक, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? सब छोटी आंत के सबसे नज़दीक, तो छोटी आंत के सबसे नज़दीक कौन सा होगा? पायरोलिक, जो पायरोलिक पार्ट होता है स्टमक का वो होगा सबसे नज़दीक, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जठर ग्रंथि किससे संबंधित है? जठर ग्रंथि किससे संबंधित है? देखिए जठर ग्रंथि होती है स्टमक अमाशय से संबंधित, ठीक है। देखिए अमाशय की दीवारों में पाया जाता है मिकोशा, और मिकोशा में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, जैसा डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जठर ग्रंथि डैश स्रावित करती है? जठर ग्रंथि क्या स्रावित करती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस स्रावित करती है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर। देखिए इसमें क्या क्या होता है, चलो ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जठर रस के संदर्भ में कौन असत्य है? यह अम्लीय प्रकृति का होता है, बिल्कुल सही बात है। यह एसिडिक नेचर का होता है, हालांकि हाईली एसिडिक होता है। देखिए इसका पीएच मान देखिए 1.2 से 3, यानी हाईली एसिडिक होता है, ठीक है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है, नहीं ये गलत बात है, ये क्षारीय नहीं होता, ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। यह हल्के पीले रंग का होता है, सही बात है, पीले रंग का होता है हल्के। इसका पीएच प्लस ये होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? असत्य क्या होगा इसका? ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जठर रस किसका मिश्रण होता है? ठीक है, जठर रस अभी देखा आपने HCl, जठर रस में HCl होता है, ठीक है। म्यूकस भी होता है, ठीक है। पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन ये भी होते हैं, ठीक है। ये चारों ही तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दीज, ठीक है। देखिए जठर रस में ये चारों होते हैं। काम क्या होता है इनका? अगर HCl की बात करें, आपने देखा होगा पेप्सिन मिलता है अक्सर ही, ये है पेप्सिनोजेन क्या होता है? ये पेप्सिन की अनएक्टिव फॉर्म होती है, इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। HCl का काम ये होता है इसे एक्टिव करना ही इसका काम होता है, ठीक है। ऐसे ही रेनिन देखा होगा आपने, तो प्रोरेनिन क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म होती है, इसे एक्टिव करने के लिए HCl की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इन्हें एक्टिव होने के लिए चाहिए हाईली एसिडिक नेचर, ठीक है। और हाईली एसिडिक नेचर कौन बनाता है? HCl। ये काम हुआ, और भी बहुत से काम होते हैं वैसे इसके। जम्स को भी नष्ट करता है, जैसे कुछ खाते हैं हम, कुछ भी खाना खाते हैं तो उसमें कुछ जम्स चले जाते हैं, बैक्टीरिया आदि, उन सबको नष्ट करता है। और अगर म्यूकस की बात करें, देखिए HCl जो होता है हाईली एसिडिक नेचर का है, तो इससे अमाशय जो स्टमक होता है उसकी दीवार को जलने का खतरा होता है, ठीक है। तो म्यूकस इससे पहले, HCl से पहले म्यूकस स्रावित होता है, ठीक है। और म्यूकस हमारे स्टमक की दीवार को घेर लेता है, उसके बाद HCl का श्रावण होता है या सिक्रेशन होता है, ठीक है, जिससे दीवार जलती नहीं या जलने से बच जाती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जठर रस में श्लेष्मा या म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका के द्वारा होता है? ठीक है, जठर रस जो, चलिए ये देखिए आप पहले, गोबलिट सेल म्यूकस को बनाती हैं, ठीक है। गोबलिट सेल जो होती है वो म्यूकस को बनाती है, हालांकि म्यूकस ही पूछा है इसमें, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, गोबलिट सेल म्यूकस को बनाती है। और जो ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं वो HCl को बनाती हैं, ठीक है। और जो पेप्टिक सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं? पेप्टिक सेल्स जो हमारे एंजाइम्स हैं पेप्सिन और रेनिन, उनको बनाती हैं, ठीक है। और अगर बात करें बेसिल सेल्स की, बेसिल सेल्स का क्या होता है? अगर इनमें से कोई भी सेल, जैसे गोबलेट सेल या ऑक्जेंटिक सेल्स या पेप्टिक सेल्स में से कोई भी सेल्स डैमेज हो जाती है, मर जाती है, उन्हें दोबारा से रिस्टोर करती है, दोबारा से बनाती है, ये काम होता है बेसिल सेल का, ठीक है। समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का मुख्य कार्य है, तो देखिए HCl के क्या क्या कार्य होते हैं। यह निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बना देता है, अभी आप हमने बताया था जो एंजाइम्स होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं
पेप्सिन और रेनिन देखा था ना, पेप्सिन और ठीक है, तो उन्हें एक्टिव फॉर्म में बनाता है, सही बात है, एक्टिव कर देता है उन्हें। यह भोजन के साथ आने वाले कीटाणुओं को नष्ट करता है, सही बात है, जो जम्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं उन्हें भी नष्ट करता है, ये भी सही है। यह भोजन को मुलायम बनाता है, फूड को सॉफ्ट भी कर देता है, ये भी सही बात है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स वे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन्स का पाचन करते हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे पेप्सिन और रेनिन, ठीक है, दोनों ही प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ए एंड सी। इसे बी कर दो, डी लिखा है, इसे सी कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस में उपस्थित नैज कारक डैश के अवशोषण के लिए आवश्यक है। देखिए अभी ऑक्जेंटिक सेल्स देखा था आपने, ऑक्जेंटिक सेल्स क्या करता है? HCl का सिक्रेशन करता है, साथ में नैज कारक भी बनाता है, ठीक है। नैज कारक का काम क्या होता है? विटामिन B12 को अवशोषण का कार्य होता है इसका, नैज कारक का, ठीक है। चलिए, और B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, हालांकि केमिस्ट्री में हम इससे बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे आपको। अमाशय डैश भोजन का संग्रह करता है, अमाशय जो होता है भोजन का संग्रह करता है लगभग 4 से 5 घंटे तक, ठीक है। ये अमाशय ने स्टमक में 4 से 5 घंटे तक भोजन रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में पाचन की प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है? ठीक है, कहाँ से शुरू होती है? अब देखिए, पाचन की प्रोसेस बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर, ठीक है। बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद स्टमक में भोजन जो होता है इसोफेगस में जाता है, हालांकि वहाँ पर इसोफेगस में कोई पाचन की प्रोसेस नहीं होती, उसके बाद स्टमक में होती है, फिर छोटी आंत में होती है, ठीक है। इलियम भी छोटी आंत का एक पार्ट होता है, इसे हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका पाचन हमारे मुख में हो जाता है? देखो किसका पाचन मुख में हो जाता है? बकल कैविटी में होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जो भी हम खाते हैं उसका लगभग कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन तो नहीं होता, काफ़ी हद तक पाचन हो जाता है, ठीक है। पूर्ण पाचन कार्बोहाइड्रेट का हो, चाहे प्रोटीन का हो या चाहे फैट का हो, छोटी आंत में जाकर ही होता है, ठीक है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है या काफ़ी हद तक हो भी जाता है, ठीक है। और अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज, देखो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में होता है जिन्हें हम लेते हैं, जो हम खाते हैं, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज की फॉर्म में होता है, इसे हमारी बॉडी नहीं पचा सकती, इसे देखो सेलुलोज पाया जाता है घास में पाया जाता है ना, तो इसे पचाती हैं जो जानवर होते हैं, जैसे पशु होते हैं, गाय भैंस इस तरह के, ठीक है, तो वो पचाते हैं सेलुलोज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? अभी बताया था मैंने आपको, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और प्रोटीन का पाचन स्टमक यानी पेट से जाकर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमाशय से यानी स्टमक से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय में असत पाचित खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? अमाशय से जो अपचित का मतलब अपचित ही होता है, जो क्योंकि पूर्ण पाचन तो छोटी आंत में ही जाकर होगा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अमाशय से, यानी उसे बोलते हैं काइम। देखिए काइम वो कंडीशन होती है, देखो जैसे हमने मान लिया खाना मुंह में लिया, ठीक है, रोटी का टुकड़ा कुछ भी जो भी हमने खाया उसको मुंह में लेंगे, उसको हम चबाएंगे, चबाने के बाद उसमें सलाइवा मिक्स होगा, कुछ लार मिल जाएगी, तो वो कैसा बन जाएगा? उसे बोलते हैं बोलस, जो वो बना है उसे बोलते हैं बोलस, यानी वो बोलस की फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे खाने को मुँह में लिया और पचा दिया कटिंग की दांतों से और उसमें सलाइवा मिक्स किया, तो उसे बोलते हैं बोलस। बोलस क्या होता है? बोलस में कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वो इसोफेगस में गया, इसोफेगस में जाने के बाद स्टमक में पहुंचेगा, और स्टमक होता है ना भाई, बकल कैविटी होती है, फिर इसोफेगस होता है, इसोफेगस के बाद यहाँ स्टमक होता है, तो स्टमक में जाने के बाद उसमें प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो जब प्रोटीन का पाचन होगा, उसके बाद प्रोटीन का पाचन होगा या स्टमक में, उसके बाद वो छोटी आंत में जाएगा जो इस तरह से होती है, फिर आगे चलकर तो इसमें जो जाता है उसे बोलते हैं काइम, ठीक है। वो फॉर्म होती है उस खाने की काइम, ठीक है। इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? 6 मीटर होती है, तो बहुत बार बता दिया।
6 मीटर, ठीक है। चलिए देखिए, चलो एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ के, यहीं छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जेजेनम, दूसरा पार्ट ड्यूडेनम। चलिए आगे ही समझाएंगे इसके, पहला जेजेनम होता है। देखिए छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग क्या होता है? छोटी आंत का देखिए, ये स्टमक है, ये ना, ये स्टमक है, पेट। इसके बाद ये छोटी आंत स्टार्ट हुई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। छोटी आंत स्टार्ट हुई तो इसके 3 पार्ट होते हैं। जैसे पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट होता है जेजेनम और तीसरा पार्ट होता है इलियम, ठीक है। देखिए इसे पूछा है सबसे छोटा और पहला भाग। पहला भाग क्या है? ये है जो स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, स्टमक से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। ये होता है ड्यूडेनम, ठीक है। ये पहला पार्ट होता है इसका ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजेनम और तीसरा होता है इलियम, ठीक है। इसमें एक क्वालिटी है इसकी खास, देखो डायग्राम में, ये जैसे कोयल है, ये छोटी आंत का आगे का पार्ट तो जेजेनम और इलियम तो कोयल कोयल है ना, इस तरह से तिरछा पंखा सा है इस तरह का, ठीक है। और जो ये पार्ट है, जो ड्यूडेनम पार्ट होता है, ये सीधा होता है, ये इस तरह से सी अक्षर के आकार का, ठीक है। तो इसकी लंबाई की अगर हम बात करें, सबसे छोटा पार्ट होता है, इसकी लंबाई भी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ड्यूडेनम की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर जैसी होती है? किस अक्षर जैसी होती है? देखिए अभी देखा था आपने, ड्यूडेनम ये है ना, ड्यूडेनम, इसकी आकृति कैसी है? कैसी है इसकी आकृति? इसकी आकृति सी अक्षर के जैसी है ना। तो चलिए, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर? सी अक्षर के जैसी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खाने का सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? देखिए बकल कैविटी में खाना लिया आपने, खाने के लिए चबाया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना स्टार्ट हो गया, पूर्ण पाचन नहीं हुआ। पूर्ण पाचन कहाँ जाके होगा? छोटी आंत में, ठीक है। ये छोटी आंत है, इसमें जाकर होगा पूर्ण पाचन। उसके बाद वही जो बोलस है, बोलस स्टमक में पहुंचा। स्टमक में क्या होगा? स्टमक में प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का पहले ही हो चुका है, प्रोटीन का अब स्टार्ट हो गया। इसके बाद पूर्ण पाचन यहाँ भी नहीं होगा। पूर्ण पाचन कहाँ जाके होगा? छोटी आंत में, ठीक है। और अगर बात करें फैट की, फैट का पूर्ण पाचन ही छोटी आंत में होता है। तो सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ हुआ? छोटी आंत में। तो क्या आंसर होगा? छोटी आंत, ठीक है, सॉरी छोटी आंत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? छोटी आंत है। फिर ये भी खामा के बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, छोटी आंत, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल के 5 पार्ट होते हैं, बकल कैविटी, नंबर 2 पर आता है इसोफेगस, फिर आता है स्टमक, फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, फिर आती है बड़ी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया डैश में समाप्त होती है? कहाँ समाप्त होती है? छोटी आंत में समाप्त होती है। ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। छोटी आंत में प्रक्रिया पाचन की समाप्त हो जाती है। देखिए बड़ी आंत में पाचन की क्रिया समाप्त नहीं होती, छोटी आंत में हो जाती है, ठीक है। बड़ी आंत में तो जो एक्स्ट्रा जल होता है उसका अवशोषण होता है, ठीक है, और उसे जो वेस्टेज फॉर्म में बदलती है, बस ये काम होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इस पार्ट को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। और अपने जो भी स्टडी ग्रुप हो आपके पास उनमें शेयर कर दीजिए, जिससे दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो सके।